मुबारक हो रघुनाथ जी, इतने सालों बाद आपके घर इतनी बड़ी खुशी आई है। धन्यवाद सदानंद। इस खुशी के मौके पर तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हो। सच में सदानंद, आज मैं बहुत खुश हूं। तुम तो जानते हो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन बस एक कमी थी। मैंने इसके लिए भगवान से बहुत मन्नतें मांगी, लेकिन आज आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। अब मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। आज मेरे पास सब कुछ है। मेरा जीवन तो आज सफल हो गया। मैं सच में आज बहुत खुश हूं। हाँ रघुनाथ, सच में बिना संतान के तो जीवन अधूरा ही होता है। चाहे हम कितनी भी धन दौलत क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर औलाद नहीं है तो जीवन किस काम का। तुम्हारा कारोबार संभालने के लिए और तुम्हारा वंश बढ़ाने के लिए कोई तो होना चाहिए। रघुनाथ और ममता अपने बेटे को लेकर बहुत खुश होते हैं। रघुनाथ गांव में लोगों को न्योता देने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उससे कुछ लोग दिखाई देते हैं। रघुनाथ वहां जाता है और बोलता है, अरे भाई, आज मेरे घर बहुत बड़ी दावत है। अब सबको आना है। हाँ रघुनाथ जी, क्यों नहीं, हम आपकी खुशी में शामिल होने के लिए जरूर आएंगे। इतना कहकर रघुनाथ आगे बढ़ जाता है। तभी वहां खड़े लोग बात करते हैं, अरे भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। आखिरकार रघुनाथ जी के घर बेटा पैदा हो गया। उस बेचारे भले आदमी के नसीब में सिर्फ यही कमी थी, नहीं तो वह दिल का बहुत अच्छा है। हमेशा लोगों की मदद करता रहता है। कभी गांव में कोई पुण्य का काम हो तो सबसे पहले वही आगे बढ़कर सारे काम करवाता है। उसने कभी किसी की मदद करने को मन नहीं किया। हाँ भाई, पिछले साल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। अकाल की वजह से मेरे घर खाने को अनाज तक नहीं था। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। और तो और, हमारे गांव में जब पानी सूख गया था तो कुआं खुदवानत में उन्होंने ही मदद की थी। और हमारे बगल का रामू है ना, उसकी लड़की की शादी के लिए पैसे भी रघुनाथ जी ने ही दिए थे। इतना भला आदमी है और रघुनाथ जी की जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। भले देर से सही, पर लेकिन आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और उनके घर एक प्यारा सा बेटा भेज दिया। हाँ भाई, आज शाम को हमें उनकी दावत में जाना ही पड़ेगा। देखते देखते शाम हो जाती है। गांव के और आसपास के गांव के भी बहुत सारे रईस लोग उसे दावत में शामिल होते हैं। ऐसे ही सालों बीत जाते हैं। रघुनाथ का बेटा अब 22 साल का हो जाता है। एक दिन रघुनाथ अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा रणवीर, अब तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की नहीं रही। तुम्हें हमारे व्यापार में ध्यान देना होगा। आखिरकार यह व्यापार तुम्हारा ही तो है। मेरे बाद तुम ही सब संभालना है। अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मुझसे इतना बड़ा व्यापार नहीं संभालता। तुम भी कभी कभी आकर मेरे पास बैठा करो। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं पिताजी, मैं जरूर आकर बैठूंगा। पर अभी मुझे थोड़ा काम है। मेरे दोस्त लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे उनके साथ थोड़ा बाहर घूमने जाना है। मैं वापस आकर आपसे मिलता हूँ। इतना कहकर रणवीर वहां से चला जाता है। अरे ममता, ये तुम्हारा बेटा कभी मेरी बात ही नहीं सुनता। ये कब तक ऐसे ही दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहेगा? इसे एक न एक दिन तो ये सारा कारोबार संभालना ही है। देखो, एक पिचको किस तरह मेरी बात काट कर यहाँ से चला गया। अरे आप भी ना, वह अभी इतना बड़ा कहाँ हुआ है। अभी वह छोटा है, अभी उसे इतनी समझ नहीं।
अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है। ममता, तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही उसे बिगाड़ रखा है। तुम उसे एक छोटा बच्चा कह रही हो। शादी लायक उम्र हो गई है उसकी। और तुम्हें पता है वह कैसे दोस्तों के साथ घूमता है। कल मुझे मुंशी जी कह रहे थे कि वह जिनके साथ जाता है ना, वह नशेड़ी किस्म के लोग हैं, जिनके साथ रहकर वह भी बिगड़ जाएगा। देखना, एक दिन तुम भी बहुत पछताओगी। तुम्हारी बातों से ही वह इतना बिगड़ चुका है। अजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप तो बिन फालतू में इतना फिक्र करते हैं। वह मेरा बेटा है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। वह कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। आप इतना ज्यादा मत सोचा कीजिए। आप देख लेना, एक दिन वह खुद आपके पास आएगा और आपसे सारा कारोबार सीख लेगा। और एक दिन वह सारा कारोबार आपसे भी अच्छी तरह से संभालेगा। आप देखना। ठीक है, देखते हैं कब आएगा वह दिन। शाम के समय रणवीर दोस्तों के साथ खेल कूद करके घर आ जाता है और आते ही अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ मेरा प्यारा बेटा, मैं अभी खाना लगाती हूँ। तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो। रणवीर हाथ मुंह धोकर आ जाता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, मुझे भी एक मोटरसाइकिल चाहिए। मुझे भी एक मोटरसाइकिल दिला दो ना। इस गांव में पिताजी से अमीर कोई दूसरा नहीं है, फिर भी मेरे पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है। मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आखिर पिताजी के पास किस बात की कमी है? फिर वह मुझे एक मोटरसाइकिल क्यों दिल नहीं सकते? मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं माँ कि तुम्हारे पिताजी के पास इतने पैसे होकर भी क्या फायदा। यह बात और रघुवीर सुन लेता है और बोलता है, रणवीर, तुम तुम्हारी माँ से क्या बात करते हो? मुझसे बात करो। और तुम्हें मोटरसाइकिल किस लिए चाहिए भला? बताना तो जरा। कुछ काम धाम तो करते नहीं हो। घूमने के लिए तुम्हें मैं मोटरसाइकिल दिला कर दूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैंने यह पैसा बहुत मेहनत से कमाया है और मैं तुम्हारे ऐसे फालतू खर्चों के लिए मेरे पैसे नहीं। तुम ये बात अपने दिमाग में डाल दो। जब तक तुम पैसों की कदर करना नहीं सीखोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। अगर कुछ करना है तो खुद कमा कर देखो। पैसे की कीमत तुम्हें समझ में आएगी। और अभी इसके बाद फिर से पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना। यह बात रणवीर को बहुत बुरी लगती है। वह गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रणवीर अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त आकर बोलता है, अरे रणवीर भाई, मैंने अभी अभी एक नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, विशाल गाड़ी तो बहुत सुंदर है। मुझे तुम्हारी गाड़ी बहुत पसंद आई। अरे रणवीर, तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? तुम तो अपने पिताजी से कहकर इससे भी अच्छी गाड़ी खरीद सकते हो। तुम्हारे पिताजी के पास तो बहुत पैसा है और तुम्हारी जैसी किस्मत नसीब वालों को मिलती है। तुम्हारे पिताजी के पास इतना पैसा है कि तुम किसी चीज पर सिर्फ नजर रख लो, वह तुम्हारी हो सकती है। नहीं यार, काहे की किस्मत? मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ। मेरे पिताजी के पास सब कुछ होने के बाद भी वह मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे कुछ भी मांगने जाता हूँ तो मुझे मना ही कर देते हैं। जब देखो तब मुझे व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहते रहते हैं, जबकि मुझे व्यापार में कोई रुचि नहीं है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अब मौज नहीं करूंगा तो कब करूंगा? उनको तो यह सारी बात समझ में नहीं आती। वह बस इतना कहते रहते हैं, मेहनत करो, अपने दम पर खड़े हो जाओ। अब तुम ही बताओ, मेरे पिताजी ने इतना धन कमाया है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत है भला? फिर भी पता नहीं क्यों
मुझे बार बार व्यापार के लिए ठोकते रहते हैं। आज सुबह ही मेरी उनसे मोटरसाइकिल खरीदने की बात पर बहस हो गई। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया और बहुत बुरा भला कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मुझे उन पर गुस्सा भी बहुत आ रहा है। क्या बात कर रहे हो रणवीर? सच में यार, हम सारे दोस्त ये सोचते थे कि तुम बड़े नसीबवान हो। तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिल जाता होगा, लेकिन तुम तो उल्टा ही बोल रहे हो। सच में तुम्हारी किस्मत तो बहुत खराब है। इतना धनवान पिता होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। सच में तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते हैं। उसकी जगह कोई और बाप होता तो ऐसा ना करता, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तुम इतना सब कुछ सह कैसे रहे हो? तुम्हें कुछ करना चाहिए। तुम्हें अपने पिताजी को सबक सिखाना चाहिए। सबक तो मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन कैसे? देखो रणवीर, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ और इसी से ही तुम अपने पिताजी को सबक सिखा सकते हो। देखना, एक दिन तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें किसी को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ये गाड़ी देख रहे हो ना, यह मैंने खुद के बलबूते पर ली है। मैंने इसके लिए मेरे पिताजी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि मैं खुद के दम पर यह गाड़ी खरीदी है। अरे विशाल, क्या बात कर रहे हो? यह गाड़ी तुमने खुद के दम पर खरीदी है? लेकिन कैसे? ये गाड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? देखो, एक मेरा दोस्त है, वह शहर में घोड़े की रेस में दाव लगता है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी रकम दाव पर लगती है। तो मैं कह रहा हूँ कि तुम यही करो। तुम्हारा बाप तो तुम्हें पैसे देने से रहा। एक काम करो, तुम कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपनी माँ को मना लो और अपनी माँ से थोड़े पैसे उधार ले लो। उनको कह देना मैं कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। तुम्हारी माँ तो तुम्हारा सुनती है ना? हाँ, मैं माँ से तो बात कर सकता हूँ, शायद वह मुझे पैसे दे देगी। चलो ठीक है, तो अभी तुम घर जाओ और अपनी माँ को मनाओ और उनसे 10,000 रुपए का इंतजाम करवाओ। रणवीर वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को मना लेता है और उनसे झूठ बोलकर 10,000 रुपए निकलवा लेता है और अपने दोस्त को दे देता है। कुछ दिनों बाद उसका दोस्त उन 10,000 के बदले उसे 20,000 रुपये ला कर देता है। यह देखकर रणवीर सोचता है, अरे यार, तुमने अब तक यह बात मुझसे क्यों छुपाई? पहले ही तुम मुझे यह बता दे तो आज तक तो मैं अमीर करोड़पति बन गया होता। यार रणवीर, तुम्हें तो पता है ना, यह बात किसी को अच्छी लगती है तो किसी को बुरी। कोई से जुआ समझता है तो कोई कुछ, और इसलिए मैं यह चीज़ सबको बताता नहीं हूँ। पर मैंने तुम्हें परेशान देखा, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया था। शुक्रिया मेरे दोस्त। देखना, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें न थोड़े ज्यादा पैसे दूंगा। क्या तुम मेरे लिए वह पैसे अपने दोस्त को दे दोगे? और मैं चाहता हूं कि एक ही बार में मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं। पर रणवीर, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा इंतजाम हो जाए मुझे बता देना। मैं अपने दोस्त से बात कर लूँगा और मैं वह पैसे उसे दे दूँगा। वह जल्दी तुम्हें उन सब पैसों की दुगने पैसे करके दे देगा। यह सब सुनकर रणवीर की आंखों में लालच बहुत ज्यादा जाग जाता है और वह इस लालच के चक्कर में अपने ही घर में चोरी कर लेता है और घर से 50,000 रुपये चुरा लेता है, लाकर अपने दोस्त को दे देता है। दूसरे दिन, अरे ममता, तुमने तिजोरी में से पैसे निकाले थे क्या? मुझे बताया भी नहीं। जी, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले, और भला मैं आपको पूछे बिना पैसे कभी निकालती हूँ? मुझे लगता है आपने कहीं रख दिए होंगे, जरा याद कीजिए। नहीं नहीं ममता, मुझे ठीक से याद है।
मैं कल ही गिन कर रखे थे। इसमें से पूरे 50,000 रुपए गायब है। क्या बात कर रहे हैं आप? हे भगवान, इतनी बड़ी रकम! इसका मतलब हमारे घर में चोरी हुई है। हाँ ममता, मैं अभी सारे नौकरों को बुलाता हूँ। शायद उन्हें कुछ पता हो, किसी को हमारे घर में आते हुए देखा हो। और रघुनाथ अपने घर के नौकरों से पूछताछ करता है। मालिक, हम सच कह रहे हैं, हम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। आखिर हमने इस घर का नमक खाया है। हम ऐसी घटिया हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारा विश्वास कीजिए मालिक। अरे रामू, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। मैं तुम लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम लोग ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या तुमने यहाँ किसी को आते हुए देखा था? वैसे तो बाहर से कोई नहीं आया था मलिक, लेकिन हाँ, आपके कमरे में छोटे मालिक कल रात को गए थे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे, गए थे। शायद उन्हें कुछ पता हो। आप उनसे एक बार पूछ लीजिए। क्या रणवीर रात को मेरे कमरे में आया था? वह तो मेरे कमरे में कभी नहीं आता, और वह भी बिना मुझसे पूछे। अच्छा, मैं उससे पूछ लूंगा। तुम लोग अपने काम में लगो। रघुनाथ सोचता है। अच्छा, तो ये लड़का इतना बिगड़ चुका है कि अपने ही घर में चोरी कर रहा है। जरूर रणवीर ने ही बिना मुझसे पूछे वह पैसे निकाले हैं। रणवीर अच्छी तरह से जानता था कि मैं उसे पैसे नहीं दूंगा। मैंने उसे गाड़ी लेने के लिए मना क्या किया, वह तो सीधा चोरी पर आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था ये लड़का इतना गिर सकता है। रघुनाथ ममता से यह सारी बातें कहता है तो ममता रघुनाथ से कहती है। यह आप क्या बोलते जा रहे हैं? मेरा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। वह मेरा बेटा है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसको पैसे की जरूरत है तो वह भले ही आपसे नहीं मांगता, लेकिन मेरे पास आकर जरूर मांग लेता। लेकिन ऐसी चोरी जैसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। आपकी सोच गलत है। ममता, अपने बेटे की हरकतों पर पर्दा मत डालो। ये जरूर उसने ही किया है। ममता और रघुनाथ में इस बात को लेकर बहस हो जाती है। ममता इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। आपको मेरी कसम है, आप मेरे बेटे से कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपने उसे सीधी तरह से बात की, वह आपके बारे में क्या सोचेगा कि उसका खुद का पिता उसे पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। उसे बहुत बुरा लगेगा। उसका दिल टूट जाएगा। ममता, देख लेना, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, लेकिन तब समय जा चुका होगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन और रणबीर अपने दोस्त के पास जाकर पैसे मांगता है तो वह दोस्त बोलता है। वो क्या है ना रणवीर, इस बार मेरा दोस्त उसे घोड़े की रेस में हार गया था और उसने इस बार बहुत ज्यादा पैसे भी दांव पर लगाए थे, जिसमें तुम्हारे पैसे भी शामिल थे। तो वह पैसे पूरी तरह से डूब चुके हैं। मुझे नहीं लगता आप तुम्हारे पैसे वापस मिल पाएंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम तुम कह रहे हो कि वापस नहीं मिलेंगे? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। यह सब तो उस खेल में चलता रहता है। कभी फायदा तो कभी नुकसान होता रहता है। वह मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें पता है वह पैसे मैंने अपने पिताजी के तिजोरी से चुरा कर दिए थे। वह पैसे मुझे वापस चाहिए। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एक रास्ता है, अगर तुम वह पैसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें और पैसों का इंतजाम करना होगा, क्योंकि अगर मेरा दोस्त और दाव लगाएगा तो शायद इस बार उसकी जीत हो जाए और तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। बस यही एक रास्ता है। तुमने मेरे पूरे 50,000 रुपए डूबा दिए और अभी फिर से पैसे मांग रहे हो? मैं और पैसे कहां से लाऊंगा? वह तो तुम सोचो रणवीर, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे पुराने पैसे वापस निकलवाने हैं तो तुम्हें और पैसों का इंतजाम करना होगा, और मुझे लगता है इस बार तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तो तुम एक काम करो,
जैसे तुमने 50,000 रुपए निकाले थे, और 50,000 रुपए निकाल लो और इस बात तुम्हें बहुत तगड़ा मुनाफा होगा, देख लेना। रणवीर उसके दोस्त की बात में आ जाता है और रात को चोरी छुपे अपने पिताजी के तिजोरी में से पैसे निकल रहा होता है। तभी रघुनाथ उसे देख लेता है। अपने पिताजी को देख रणवीर बहुत डर जाता है और रघुनाथ को रणवीर के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों की आवाज सुनकर ममता भी वहां आ जाती है। रघुनाथ बोलता है, देखा ममता, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर अब तुम क्या करोगी? अब तो मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। ये तुम्हारा लाडला है ना, इसी ने उसे दिन 50,000 रुपए चुराए थे। चाहे तो तुम पूछ लो। और आज भी यह तिजोरी में से और पैसे चुरा रहा था, मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। बेटा रणवीर, मैं यह क्या सुन रही हूँ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद के ही घर में पैसे चुराते हो। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम ऐसी हरकत भी कर सकते हो। तुम्हारे पिताजी सही कहते रहते थे, तुम पूरी तरह से बिगड़ चुके हो। वैसे तुम्हें इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों, जिसके लिए तुम खुद के ही घर में चोरी करने के लिए तैयार हो गए? रणवीर जुए में पैसे हारने वाली बात दोनों को बताता है। हे भगवान, तो तुम मेरी मेहनत के सारे पैसे जुए में उड़ा रहे हो और इस जुए के लिए घर में चोरी कर रहे थे। तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। पिताजी, आप मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? क्या इन पैसों पर मेरा हक नहीं? क्या आपके मरने के बाद यह सारी दौलत मेरी नहीं होने वाली? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने घर से को थोड़े पैसे ले सकूं? क्या इन पर मेरा हक नहीं है? बदतमीज कहीं के, तू बहुत बोलने लग गया है। तुम्हें बात करने की भी तमीज नहीं रही। मैं तुम्हें इस घर से फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो। रणवीर गुस्से से वहां से चला जाता है और रणवीर के वहां से जाते ही रघुनाथ को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। रघुनाथ का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। एक तरफ पिता की चिता जल रही होती है और दूसरी तरफ रणवीर सोचता है, एक तरफ से अच्छा ही हो गया। अब मैं अपने मन मुताबिक जी सकता हूँ। अब मुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। रणवीर को अपने पिता की मौत का जरा भी अफसोस नहीं होता। अपने माँ के कहने पर वह पूरे व्यापार की जिम्मेदारी ले लेता है। धीरे धीरे वह व्यापार में नुकसान करने लग जाता है। उसे नशे की लत भी लग जाती है। यह सब देख ममता को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है। ममता रणवीर की शादी कर देती है, ये सोचकर कि शादी के बाद बहुत सुधर जाएगा। पर वैसा कुछ नहीं होता। शादी होने के बाद भी रणवीर वैसा का वैसा ही होता है। वह व्यापार में नुकसान पर नुकसान करता ही जाता है। यह सब देख ममता को बहुत फिक्र होने लगती है और वह चिंता की वजह से बीमार पड़ जाती है और बीमारी के चलते एक दिन उसकी भी मौत हो जाती है। अब रणवीर पूरी तरह से आजाद हो जाता है और रणवीर धीरे धीरे अपना पूरा व्यापार का पैसा जुए में लगने लग जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। यह सब देख उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब रणवीर अकेला अपने घर में बैठा रहता है और एक दिन सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नशे के लालच में मैंने अपने माँ बाप को खो दिया, अपनी पत्नी को भी खो दिया। ऊपर से मैंने जुए में सारा पैसा लुटा दिया। मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने मुझे कितना समझने की कोशिश की। काश मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज मैं इस हालत में ना होता और वह दोनों भी जिंदा होते।
मेरा खुशहाल परिवार होता। यह सब सोच सोचकर रणवीर रोने लगता है और वह उसे अपने किए का बहुत पछतावा होने लगता है। बस अब बहुत हो चुका। मैं आज के बाद जुए की आदत को छोड़ दूंगा। आज से मैं खुद से वादा करता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और सारा व्यापार फिर से जैसा का वैसा बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत किए ना करनी पड़े। मेरे पिताजी का सपना था, वह मुझे खुद से भी बड़ा व्यापारी बनाना चाहते थे। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको एक अच्छा व्यापारी बनकर दिखाऊंगा। अभी तो सबसे पहले मुझे अपनी पत्नी को वापस लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर दूंगा। यह सोचकर रणवीर अपनी पत्नी को लेने उसके गांव पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो जाती है और वह जैसे ही घर के पास पहुंचता है तो बाहर से उसे कुछ आवाज आने लगती है। वह दरवाजे से अंदर की ओर देखता है तो वह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी पत्नी के साथ उसका ही दोस्त दिखाई देता है। वह दोनों आपस में बात कर रहे हैं होते हैं। अच्छा हुआ विशाल, तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। दरअसल मेरा पति अब पूरी तरह से हताश हो गया है। उसके पास सब कुछ नहीं बचा। मैंने उसे छोड़ दिया है। अब हम दोनों शादी कर सकते हैं और तुमने भी तो उसे अपनी बातों में फंसाकर अच्छी खासी और रकम वसूल कर ली है। और अभी मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे बड़े गौर से सुनना। अभी तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो उसे जमा कर लो, क्योंकि हमें वह घर खरीदना है जहाँ रणवीर रहता है। दरअसल रणवीर के पिता ने मुझे एक बड़ी बात बताई थी, क्योंकि वह रणवीर से ज्यादा मुझ पर भरोसा करते थे और उन्होंने रणवीर के ही भले के लिए अपने घर के चारों कोनों में सोने के सिक्कों से भरे 4 घड़े रखे हुए हैं। और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अभी तुम एक काम करो, अभी जमे रणवीर से उसका घर जिस कीमत पर मिले खरीद लो, चाहे उसके लिए तुम्हें खुद का घर भी बेचना पड़े, क्योंकि एक बार वह अगर हमारे पास वो घर आ गया तो हमें पूरी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मंजू, क्या वह घर रणवीर बेच देगा? क्यों नहीं बेचेगा? उसे पैसों की बहुत जरूरत है। वह पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अगर उसे घर की अच्छी खासी रकम मिल जाए तो वह जरूर घर बेच देगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है मंजू, कल ही मैं उसके घर जाता हूँ और उससे वह घर खरीद लेता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे। ये सारी बातें रणवीर खिड़की से सुन रहा होता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है और वहां से वह सीधे अपने घर चला जाता है और निराश होकर बैठ जाता है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना करीबी दोस्त मेरे साथ ऐसा कर सकता है, और वह भी मेरी पत्नी के साथ। मैं कितना बेवकूफ हूं। मैंने उसकी बातों में आकर उसे पैसों पर पैसे ला कर दिए, घर में चोरी की। उसी की वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया। चलो, अब यही अच्छा मौका है मेरे दोस्त को भी सबक सिखाने का। यह सोचते सोचते रणवीर अपने घर का सारा धन निकाल लेता है और कहीं दूसरी ओर रख देता है और अपने पिता का धन्यवाद करता है। और दूसरे दिन उसका दोस्त विशाल आता है और बोलता है, अरे भाई रणवीर, मैं तुमसे तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। वैसे भी तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी ना? क्या तुम मुझे तुम्हारा घर बेचना पसंद करोगे? मैं इसके लिए तुम्हें एक अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अरे विशाल यार, मैं भी यही सोच रहा था कि इस घर को बेच डालूं। सही समय पर आए हो तुम। ठीक है, मैं तैयार हूँ। विशाल रणवीर को अच्छी खासी रकम दे देता है और रणवीर से वह घर खरीद लेता है। रणवीर घर के सारे पैसे लेकर चला जाता है
वह दूसरी जगह एक दूसरा व्यापार शुरू कर देता है। अब रणबीर के पास पैसा भी है और अच्छा व्यापार भी। इधर विशाल मंजू को भी वहां बुला लेता है और दोनों मिलकर घर के चारों कोने खोद डाल देते हैं। तो उन्हें कोयलों के भरे घड़े मिलते हैं। ये देखकर विशाल होश उड़ जाते हैं और वह मंजू से बोलता है, यह क्या है मंजू, तुमने तो कुछ और ही कहा था। यहाँ तो सिर्फ कोयला है। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैंने यह घर खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, वह भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे कहा था ना यह घर खरीदने के लिए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। काश मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल ना मानी होती तो यह सब नहीं होता। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से। इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम जैसी औरत ही घर को खराब करती है। तुमने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। निकल यहाँ से।